आर्य लड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एआईबी के एग्ज़ाम में जो सीपीसी सब्जेक्ट है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। काफ़ी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं। इसका एक पार्ट हम पहले भी बना चुके हैं, जो कि एआईबी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन हमने बनाया है। कुछ कमेंट, कुछ मैसेज आने की वजह से इसका हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एआईबी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सीपीसी एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ हिंदी मीडियम की, उनके लिए टफ पड़ती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, अगर वो उन्होंने नहीं देखा है तो वो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन कंपटीशन के एग्ज़ाम की उस पर मिलती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जा किए जाने पर इसे किस तरीके से निकलवाया जा सकता है। इसके जो ऑप्शंस हैं ये आपके सामने हैं, लेकिन हम सीधे आंसर पढ़ेंगे जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसका आंसर है ऑप्शन ए, शुल्क प्रक्रिया संहिता 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में से किस में सेट ऑफ का दावा किया जा सकता है। ये कुछ कंडीशंस आपके सामने दी हुई हैं, आप इनको आराम से पढ़ें, अपना जो जुडिशियल माइंड है उसको अप्लाई करेगी, क्या कंडीशन बन सकती है इस पर, क्या नहीं बन सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी की साझेदारी फर्म का 1000 रुपये का ऋणी है, बी की मृत्यु हो जाती है, सी जीवित है। ए, सी पर उसके व्यक्तिगत रूप से 1500 रुपये के कर्ज के लिए मुकदमा कर देता है, सी 1000 रुपये के ऋण को समाप्त करना चाहते हैं। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह केवल आधिकारिक योग्यता द्वारा उत्पन्न एक अधिकार को दर्शाता है जो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत चरित्र से प्रदत्त नहीं है, बल्कि आधिकारिक स्थिति द्वारा नियंत्रित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूतपूर्व कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 33 के तहत एक गरीब को कोई भी मुकदमा दायर करो की अनुमति दी है, बशर्ते वह कुछ शर्तों का पालन करे। निम्न में से कौन सी ऐसी शर्तें नहीं हैं। इसके लिए आपको आदेश 33 पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर इंडिजेंट पर्सन का जो है डिटेल दे रखी है, निर्धन व्यक्ति के बारे में पूरी कंडीशंस उसमें समझाई गई हैं, आप उसको पढ़िए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वह 1000 रुपये की संपत्ति का हकदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाश्वत आदेश निर्णायक द्वारा केवल सुनवाई के समय अनुसार प्रदान किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुकदमे की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की कौन सी धारा के तहत विवाद के निपटारे के लिए अदालत के बाहर विकल्प प्रदान किए जाते हैं। देखिए, अदालत के बाहर का जो विकल्प है ये सीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एआईबी के एग्ज़ाम में अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो इसी सेक्शन से पूछे गए हैं, ये गलत नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इस सेक्शन को ज़रूर पढ़ें और पूरा फुल डिटेल के साथ पढ़ें कि ये सेक्शन क्या कहती है, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट क्या कहता है, वो कब लागू हुआ, ये सारी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको इसकी स्क्रीन पर भी शो कर देता हूँ। ये सेक्शन 89 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा ये दिया हुआ है, और इसका जो पोर्शन है, जो फर्स्ट इसका जो क्लोज है, उसमें इन्होंने दे रखा है कि जो न्यायालय के बाहर जो भी समझौता होते हैं, सुलह होती है, वो सारे के सारे इसी में जो पहला इसका ये ऑप्शन है यहाँ पर क्लोज है, उसमें इन्होंने दे रखा है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसको पूरा फुल डिटेल में ज़रूर पढ़ना। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 89(1).
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञप्ति हो सकती है। देखिए आज्ञप्ति, डिक्री को हिंदी में आज्ञप्ति बोलते हैं। कभी कभी आपको दोनों जगह डिग्री ही लिखा हुआ मिलता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन यहाँ पर आज्ञप्ति है। कभी आप ये कंफ्यूज हो कि आज्ञप्ति क्या है। ठीक है, तो डिक्री की बात की जा रही है। डिक्री कैसी होती है या किस किस कंडीशन में हो सकती है, तो ये आपको पता ही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी में विदेशी निर्णय परिभाषित किया गया है कि विदेशी निर्णय की जो डेफिनेशन है वो कौन सी सेक्शन में दी हुई है। इसके लिए आप देख सकते हैं, ये रहा, ये सेक्शन 2 के पार्ट हैं। सेक्शन 2 के पार्ट हैं क्योंकि पूरी की पूरी सेक्शन को एक पेज पर लाना पॉसिबल नहीं होगा या उसका स्क्रीनशॉट लेना आसान नहीं है, इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो ये विदेशी निर्णय की बात की जा रही है, ये रहा विदेशी निर्णय, इसको परिभाषित किया गया है। ये सेक्शन 2 का 6 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे विदेशी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सीपीसी की धारा 2(6) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या सिविल प्रकृति का नहीं है। क्या सिविल प्रकृति का नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जाति और धर्म का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 16, सीपीसी के तहत अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमे को अदालत में दायर किया जा सकता है जिसका स्थानीय अधिकार क्षेत्र हो, जहां संपत्ति स्थित है या यहाँ प्रतिवादी स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय करता है, या दोनों ए और बी। ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर है दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवचन का मतलब है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो सिर्फ AIB के एग्ज़ाम में ही रिपीट नहीं हुआ है, बाकी जो जुडिशरी के एग्ज़ाम में होते हैं या कुछ जगह पर APO के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप आदेश 6 पढ़ते हैं, आदेश 6, उसका जो अभिवचन है, ठीक है, शुरू में ही सबसे पहले अभिवचन के बारे में बात की गई है। ये रहा अभिवचन, और अभिवचन से वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत होगा। देखिए इसमें दोनों आते हैं, वादपत्र भी इसी में आएगा और लिखित कथन भी इसी में आएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो ये वादपत्र है, इस वादपत्र को कहीं कहीं पे शिकायत लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लेंट की बात की जा रही है, वादपत्र हो या शिकायत हो, इसका मीनिंग यही होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसके लिए आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, मैं आपको फिर बता दूं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वादपत्र और लिखित बयान या लिखित कथन से तात्पर्य इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी की धारा 80 के प्रावधान किन पर बाध्यकारी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात उच्च न्यायालय, नागरिक न्यायाधीश की अदालत या जिला न्यायाधीश, इन सभी पर धारा 80 के जो प्रावधान हैं वो लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी संयोजन प्रदान किया जा सकता है स्वयं द्वारा, एक पक्षीय, दोनों पार्टियों की सुनवाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक पक्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील करने का अधिकार, ये अधिकार कैसा है, इसकी प्रकृति के बारे में जाना गया है कि जो अपील करने का अधिकार है उसकी प्रकृति क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी की धारा 10 प्रावधान करती है, जो सीपीसी की धारा 10 है वो क्या प्रावधान करती है? इसके लिए ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि जो इसकी का इंडेक्स है उसी से आपको मिल जाएगा इसका आंसर। धारा 10 देख लेते हैं, वाद का रोक दिया जाना।
धारा 10 वाद का रोक दिया जाना, और वाद का स्थगन, स्थगन का मतलब भी होता है रोकना। रोकना, ठीक है। देखिए हिंदी के जो कैंडिडेट हैं, हिंदी के जो स्टूडेंट हैं, उनको साथ में दिक्कत आती है, क्योंकि हिंदी के एक के ही कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं अलग अलग हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में वो प्रॉब्लम उनके साथ नहीं आती है। इंग्लिश की जो टर्म है मैक्सिमम जगह पर आप देखेंगे तो वो वही मिलेगी जो है, लेकिन हिंदी में क्योंकि एक ही शब्द की कई तरह की हिंदी होती है, वहाँ पर वो लग जाता है। मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सीपीसी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपको सिविल प्रक्रिया संहिता लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपको दीवानी प्रक्रिया संहिता भी देखने के लिए मिल सकता है, साथ ही आपको नागरिक प्रक्रिया संहिता भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो कुछ लोग नागरिक संहिता में, नागरिक प्रक्रिया संहिता में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हिंदी के लिए थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, कभी कभी मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जो स्थगन की बात की जा रही थी, स्थगन का मतलब ही रोकना होता है, और रोकना धारा 10 जो है ये प्रावधान करती है वाद के स्थगन का। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाद स्थगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय। आज्ञप्ति या आदेश में कोई लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को सुधारा जा सकता है। देखिए अगर कोई निर्णय है या आज्ञप्ति मतलब डिक्री है या कोई आदेश है, कोई ऑर्डर है, जजमेंट है या कोई डिक्री है, उसमें कोई लिपिकीय मतलब जो क्लेरिकल मिस्टेक जिसको हम कहते हैं, या कोई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये प्रोविज़न कहाँ पर दिया गया है, वो सेक्शन बतानी है। देखिए आपके सामने है 152 निर्णयों डिक्रियों या आदेशों का संशोधन। आप देखेंगे इसमें लिखा है साफ कि निर्णयों डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेंगी। तो ये प्रोविज़न कहाँ है, सेक्शन 152 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीपीसी की धारा 152 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतराभिवाची वाद से संबंधित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। अंतराभिवाची की या तो धारा आ जाएगी या आदेश आ जाएगा, किसी न किसी रूप में अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। मैं फिर वापस यही कहूँगा, ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है जैसे सेक्शन 89 की बात की जा रही थी कि सिर्फ AIB में ही रिपीटेड नहीं है, बाकी जो एग्जाम्स हैं जहाँ पर CPC सिलेबस में होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो सेक्शन 89 हो, चाहे सेक्शन 88 हो या आदेश 35 हो, ठीक है। अंतराभिवाची वाद की बात की जा रही है। अंतराभिवाची वाद क्या है, आदेश 35, और यहाँ पर आदेश 35 का ऑप्शन यही है, ठीक है। अब नियम 1 ये रहा, अगर आदेश 35 के अलावा ही कोई और ऑप्शन भी यहाँ पर हो सकता था कि 35 नियम 2 हो जाए, लेकिन ये जो 1 है यहाँ पर अंतराभिवाची के वाद पत्र की बात की जा रही है, संबंधित है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रहना चाहिए, इसके लिए कम से कम आपको बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े एग्जाम हॉल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अध्याय 35 नियम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 प्रदान करती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के खंड 1, 2 एवं 3 के अनुसार एक जमानत क्या क्या कंडीशन बन सकती है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी सौंप सकते हैं,
वह केवल अपनी संपत्ति में बदलाव कर सकता है, वह एक व्यक्तिगत दायित्व ले सकता है और अपनी संपत्ति को आगे के प्रभार के रूप में ले सकता है। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पर जमानत के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में प्रयुक्त केस शब्द व्यापक तौर पर लिया गया है। ठीक है, और इनमें क्या कंडीशन बनती है, इसके लिए है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसमें दीवानी कार्यवाही अन्य मुकदमे शामिल हैं और यह दीवानी अदालत में कार्यवाही की संपूर्णता के लिए धारा में निहित किसी भी चीज तक सीमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 33 नियम 1 के संदर्भ में शब्द पर्याप्त साधनों से युक्त नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की धारा 10 लागू नहीं होती है। देखिए ये कह रहा है कहां पर लागू नहीं होती है। ये सेक्शन 10 है, ये कंडीशंस है इसकी। तो इसका आंसर जब आप इसको स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, जब पूर्व का वाद किसी विदेशी अदालत में लंबित हो। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है, अभी भी मैं एक बार बता रहा हूं कि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ये सीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इनको ज़रूर पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और अक्सर इसमें कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, स्पेशली जब एलएलबी पास करके आते हैं वो या एलएलबी में पढ़ते हैं, उस वक्त भले ही समझ में आ जाए लेकिन फिर भी कन्फ्यूज रहते हैं वो कि ये कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, अगर मेरे एक लाइन में बात खत्म करने की बात हो तो सिर्फ इतना कहा जाएगा कि जो सेक्शन 10 है ये वहाँ पर एप्लीकेबल होती है जब केस पेंडिंग है। ठीक है, अगर केस पेंडिंग है तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाती है, तो कोई भी और अदालत उस केस को नहीं सुनती है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 11 ये तब एप्लीकेबल होती है जब उस केस में डिसीजन आ चुका हो। अगर कोई मुकदमा चला और उसमें डिसीजन आ गया, फाइनल डिसीजन आ चुका है और अब वो कोई दोबारा मुकदमा करना चाहे तो कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सेक्शन 11 लग जाएगी, जिसे हम रेस जुडिकेटा या पूर्व न्याय या प्रांग न्याय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेक्शन को जरूर पढ़ना, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांग न्याय का सिद्धांत है। प्रांग न्याय का जो सिद्धांत है वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, यहाँ पर प्रकृति के बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी के आदेश 1 नियम 13 के तहत दलों के गैर संयोजन या कुछ संयोजन पर आपत्ति, यह आदेश 1 और नियम 13 की बात की जा रही है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जल्द से जल्द संभव अवसर पर ली जाए या यह अमान्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले मित्र, जिसे हम नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं, कि सेवानिवृत्ति हटाए जाने या मृत्यु के पश्चात सीपीसी के आदेश 32 नियम 10 के तहत मुकदमे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पर रोक लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वर्णनों में से कौन सा वर्णन एडजुकेटरी संस्थाओं के लिए सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक न्यायाधिकरण में निहित अधिकार क्षेत्र की कमी को पक्षों के अधिनियम द्वारा बनाया या ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही शीर्षक के तहत मुकदमे चलाने वाली पार्टी द्वारा दो मुकदमों का अस्तित्व, एक पहले से स्थापित है जो वर्तमान में लंबित है और दूसरा बाद में दायर किया गया है, जिसमें बाद में दायर किए गए मुकदमे में एक मामला सीधे और दूसरे में मुद्दे पर काफ़ी हद तक है और अनुतोष का दावा किया गया है। बाद के वाद को प्रभावी ढंग से पिछले उदाहरण के न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा भाग बाद में दायर किए गए मुकदमे भाग्य और उसकी कार्यवाही का फैसला करता है।
इसका आंसर है ऑप्शन बी धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों को गैर अपील योग्य मामलों में कानून के प्रश्न के अभाव में उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है और इस तरह त्रुटियों से बचना चाहिए जिसे बाद में हटाया नहीं जा सकता था। इसका आंसर है ऑप्शन बी संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां एक पक्ष के किसी पक्ष को विपरीत पक्ष के तथ्य के रूप में जानकारी की आवश्यकता होती है, वह अपने प्रतिकूल प्रश्नों की एक श्रृंखला के लिए शासन कर सकता है। इसे कहा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी पूछताछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाद है जो अपनी तरफ से और एक या एक से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया है जो वाद में समान रुचि रखते हैं। ऐसे वाद को क्या कहा जाता है? ऐसे वाद को कहा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रतिनिधिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद के विचाराधीन होने के दौरान संपत्ति की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को क्या कहा जाएगा जो वो ये सब काम करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रिसीवर। तो ऐसे व्यक्ति को रिसीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रावधान जो निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमे से संबंधित है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि देखिए आदेश 33 क्या कह रहा है। निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमे ठीक से संबंधित है, निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद, आदेश 33। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन है आदेश 33। निर्धन व्यक्तियों से जो संबंधित वाद होते हैं उसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके जो प्रोविजंस हैं, वो ऑर्डर 33 में बताए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आदेश 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के संशोधन द्वारा संहिता में शामिल किया गया है जो मध्यस्थता, सुलह और मध्यस्थता को महत्व देता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2002। ठीक है, तो क्योंकि जो ये लागू हुआ था वो 2002 से हुआ था, जबकि ये संशोधन जो है 1999 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराभिवाचीवाद को सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस अनुभाग से निपटा जा सकता है? देखिए आपको हिंदी में कमांड करनी पड़ेगी अपनी, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में किस वर्ड को किस तरीके से लिखा जाए वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज के टाइम में हिंदी बहुत अच्छी होना ये ज़रूरी नहीं रह गया है। बहुत दिक्कत आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ में। तो जैसे कि आपने बुक्स में अभी तक पढ़ा होगा कि मुझे नहीं लगता कि 10% भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने, देखिए या तो वो लोग सेक्शन पढ़ते हैं कि किस सेक्शन में क्या दिया गया है, ठीक है, सेक्शन पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो धारा पढ़ेंगे, यही मैक्सिमम कैंडिडेट जो स्टूडेंट होते हैं वो यही पढ़ते हैं। और यही जो टर्म है आपको बैरक में मिलती है, यही बुक्स में मिलती है, लेकिन कभी कभी इससे अलग कुछ चीज़ें आ जाती हैं सामने, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। तो ये जो अनुभाग है, ये जो अनुभाग की बात की जा रही है, तो अनुभाग का तात्पर्य ही धारा से है। ठीक है, आप इसके ऑप्शन से भी समझ सकते हैं कि ऑप्शन में धाराएं दी रही हैं, तो किस अनुभाग से निपटा जा सकता है, तो किस अनुभाग का मतलब धारा से होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सामने धारा लिखा हुआ ना आए, अनुभाग आए, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन आप समझ सकते हैं कि क्या है, लेकिन कभी कभी दिक्कत सामने आ जाती है। तो ये आपके सामने है डिस्प्ले पर, अंतराभिवाचीवाद का संस्थित किया जाना। ठीक है, अंतराभिवाचीवाद, ठीक, समझ सकते हैं कहाँ पर है, सेक्शन 18 और सेक्शन 18 ये रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी धारा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा धारा 80 आवश्यक है,
नोटिस की समाप्ति के बाद वाद की स्थापना की जा सकती है। ये ड्यूरेशन की बात की जा रही है, कितना ड्यूरेशन होगा उसका, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 माह या 2 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की सब क्लोज 2 के तहत एक वादी की अस्वीकृति है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, वादी की जो अस्वीकृति होगी, इसका आंसर है ऑप्शन बी डीम्ड आज्ञप्ति, ठीक है, जिसे हम डिक्री कहते हैं। आज्ञप्ति को इंग्लिश में डिक्री कहते हैं, कभी कभी आपको हिंदी में भी डिक्री ही लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 21 के नियम 90 से संबंधित है। ये रहा आपके सामने रूल 90, आदेश 21 का है ये। आप इसमें देख सकते हैं कि विक्रय को अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त करने के लिए आवेदन, ठीक है, तो अनियमितताओं की बात की जा रही है। यहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिक्री के बाद की अनियमितताएं निर्णय वाले को काफी चोट पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के लिए एक सूट में मुकदमा करने का स्थान होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यायालय जिसके क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में अचल संपत्ति स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, ठीक है, एक इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 90 दिन। देखिए उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि कौन सी कोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि कभी कभी यही आपका आंसर बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम द्वारा समाविष्ट किया गया प्रमुख प्रावधान है जिसमें वैकल्पिक विवाद संकल्प तंत्र में अदालतों के क्षेत्र अधिकार पर चर्चा की गई है। इसके आंसर से पहले ये रहा आपके सामने है। अब जब बात की जा रही है संशोधन के अधिनियम की तो आप ये देखेंगे, देखिए सेक्शन 89 है, सेक्शन 89 है, यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, इसका हम पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जब आप इसका पॉइंट यहाँ पर देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये अधिनियम द्वारा स्थापित, ठीक है, क्या है 1999 और इनमें कोई ऑप्शन है 1999, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब भी संशोधन की बात की जाती है वो कब से लागू हुआ, कब से एप्लीकेबल हुआ और इस तरह का कोई उसमें जो नोट्स होते हैं रेफरेंस डला हुआ होता है तो रेफरेंस के लिए हमें को उसका रेफरेंस नंबर देखना पड़ता है, जो कि अक्सर ये जो नंबर है ये रेफरेंस के रूप जिसे हम फुटनोट भी कहते हैं वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो अब आपको पता चल गया है, इसका आंसर है ऑप्शन बी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा की प्रविष्टि के माध्यम से वर्ष में किया गया संशोधन सुलह और मध्यस्थता पंच निर्णय के लिए लंबित मामलों को भेजने का प्रावधान करता है ताकि विवादों को शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान को सहज बनाया जा सके। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1889 जो है ये सेक्शन है और 1999 का ये संशोधन हुआ था। आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं ये वहीं से क्वेश्चन है या उसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी और सी द्वारा प्रतिकूल रूप से दावा की गई संपत्ति ए के कब्जे में है। ए संपत्ति में किसी हित का दावा नहीं करता है और इसे वास्तविक हकदार को देने के लिए तैयार है। ए मुकदमा दायर कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कहाँ मुकदमा दायर कर सकता है, किस तरह का मुकदमा दायर कर सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अंतराभिवाची वाद। देखिए अंतराभिवाची वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ तो ये है कि कोई सी है मान लो और इसके पास जो है कोई कब्जा है, कोई प्रॉपर्टी है, इसके कब्जे में है वो, और उस पर 2 ऑनर आकर क्लेम करते हैं, ठीक है, उस पर 2 क्लेम करते हैं, ये कहता है कि मेरी है, ये कहता है कि मेरी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कोई बैंक है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, मान लो इनका कोई फादर था
ठीक है। एक फादर है, उसने वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी बैंक के पास, सी जो है बैंक है उसके पास प्रॉपर्टी रखी, सी की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब ए कहता है कि मैं उनका इकलौता वारिस हूँ, मुझे वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। बी कहता है कि मैं इकलौता वारिस हूँ। तो जब ये डिस्प्यूट होता है तो सी क्या कहेगा, सी ये कहेगा भाई जो भी कोर्ट डिसाइड कर देगा, वो एक केस करेगा कोर्ट में और इन दोनों को अपोजिट पार्टी बनाएगा और ये कहेगा भाई इन दोनों में डिस्प्यूट है, मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी भी होगी, जिसे कोर्ट कहेगा देने के लिए मैं उसको दे दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इसको दे देता है तो ये कहेगा कि भाई इसने इसकी प्रॉपर्टी क्यों दे दी इसको। तो ऐसे जो वाद होते हैं जहां पर पार्टी का जिस पर कब्जा है उसका इंटरेस्ट तो नहीं होता, इंटरेस्ट इन द सेंस कि मतलब वो खुद नहीं चाहता कि प्रॉपर्टी उसको मिले, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन दे किसे, जब इस तरह की कोई कंडीशन बन जाती है तो तब इस तरह के केसेस को अंतरअभिवाची वाद कहा जाता है, ठीक है। इतने कम समय में इतना ही इसको समझाया जा सकता है, बाकी डिटेल के लिए किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक डिक्री पारित होने के बाद जब एक अदालत के क्षेत्राधिकार को स्थानांतरित किया जाता है तब एक निष्पादन आवेदन में दायर किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, या तो ए या बी की अदालत में। देखिए ये सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट भी आप ज़रूर देखिए सीपीसी के, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आप और कौन सी वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर जो आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।